नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। एशिया चल रहा था अपना। मेरी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप महाद्वीप एक बार पढ़ लें और आपके दिमाग में वह चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि महाद्वीप में ये चीज ऐसे है। जैसे कि आज एशिया की प्रमुख अपन जल संधियां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक नजर मारते देखो, आज अपन प्रमुख जल संधियां पढ़ने वाले हैं। प्रमुख पर्वत जो है एशिया के वो देखने वाले हैं। फिर ये फिजिकल मैप है, इसको भी अपन थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, फिजिकल मैप में आपको समझ में आ जाएगी चीजें। उसके बाद में अपन देखने वाले हैं एशिया के प्रमुख नदी मैदान, एशिया के प्रमुख देशों के उपनाम, फिर अपन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। ठीक है, ये जापान का नक्शा है, इसको भी अपन देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये स्लाइड्स है। हालांकि इतनी स्लाइड्स तैयार कर पाया, मेरा इरादा ये था कि मैं आपको आज की क्लास में एशिया पूरा करवा दूं, लेकिन आप लोगों को पता है दूसरी ड्यूटीज भी रहती है। देखो, कर्तव्य है तो बोर्ड की ड्यूटियां आ रखी है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं ये क्लास आपके ब्रेक ना हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मैं खुद स्लाइड बनाता हूं। स्लाइड के लिए किसी के भरोसे नहीं रहता कि मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट को क्या चाहिए वो मैं जानता हूं, तो किसी के भरोसे नहीं रहता, इसलिए इतनी स्लाइड बन पाई आज। बाकी अगली क्लास में अपन इसको पूरा कर देंगे। एशिया लगभग, वैसे तो देखो पढ़ा जाए तो 7 दिन भी कम रहते हैं एशिया को पढ़ने में, लेकिन अपन एग्जाम को देखते हुए कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है उस अकॉर्डिंग चलेंगे और उस हिसाब से अपन पूरा कर देंगे। एक विद्यार्थी ने पूछा कि सर आप किस कोचिंग के कंपटीशन में ये पढ़ा रहे हैं, या फिर एक जन ने पूछा आपने किसकी कंपटीशन में आपकी बुक निकाली। देखो, कंपटीशन वगैरह ये सब आप लोग देखते हैं कि ये टीचर किसके जैसा पढ़ा रहा है या किसकी कंपटीशन में कर रहे होंगे। मैं या और भी कोई हो गए, वो ऐसे कंपटीशन वगैरह हम नहीं रखते दिमाग में। हमारे दिमाग मेरे दिमाग में यदि देखा जाए तो मेरा कंपटीशन सिर्फ मेरे से है, मुझसे है। नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना है तो वो मुझे इंप्रूव करना पड़ेगा। दूसरों से तुलना और कंपटीशन करने से कुछ नहीं होता। स्टूडेंट को क्या चाहिए और स्टूडेंट के फायदे में क्या है, उस चीज के लिए काम करता हूं, तो वही चीज है। अब ऐसा भी नहीं है एक विद्यार्थी का कि सर आपने किताब बेचने के लिए, मतलब कई तरह तरह के लोग होते हैं कि किताब आपकी सेल हो जाए इसलिए आपने क्लास शुरू की हो। तो भैया, किताब में कोई इनकम इतनी नहीं हो पाएगी जितनी यदि मैं क्लास कोर्स ही सेल कर देता तो हो जाती। तो ये क्लास है, और जिसको किताब ही बेचनी हो, सिर्फ मकसद ये हो कि किताब सेल हो जाए, तो वो ये सारा कंटेंट आपको क्लास में देने वाला नहीं है। क्यों, क्लास में कंटेंट देगा तो फिर किताब क्यों लेगा कोई, है ना। तो ये चीज होती है। अब किताब के अंदर एफर्ट पूरा दिया गया वो बात अलग है, ये सारी चीजें हैं सब। तो आप लोग क्या है ये अब बताना पड़ता है जब कई सारे ऐसी चीजें आ जाती है सामने। तो ये है, तो क्लास का अलग महत्व है, बुक का अलग महत्व है, टेस्ट सीरीज है तो उसका अलग महत्व, सभी अपनी अपनी जगह पर अलग महत्व रखते हैं, है ना। अब आप मेरी क्लास देख रहे हो, मेरा चैनल देख रहे हो, या किसी और मेरे विद्वान साथी का चैनल देखो, वहां से पढ़ो, उनका अलग महत्व है, अपना अलग महत्व है। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी तुलना वगैरह, अपनी भी खुद की तुलना भी कम किया करें। क्यों, मतलब नहीं है, सबकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, पढ़ने में ध्यान देना सिर्फ, बाकी क्या है ये सारी चीजें चलती रहती है। अब ऊपर कौन कोई शिक्षक किसी के बारे में क्या कह रहा है, इनके क्या चल रहा है, ऐसा सब रामायण पूरी दुनिया में एक जड़ी है, यूं ही चाड़वो करे, अपार की पंचायती करनी नहीं है। ठीक है, अपने सिर्फ ध्यान किस पर देना है, अपनी पढ़ाई पर देना है। मैं सही पढ़ा रहा हूं तो यहां से पढ़ लो, और कोई शिक्षक आपको अच्छी तरीके से समझा पाता है, सही पढ़ा रहा है, वहां से पढ़ लो। अंतिम लक्ष्य पढ़ना और सिलेक्शन लेना। ठीक है, ये बात मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहता हूं। यदि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं, बंद कर देना देखना। यदि कोई अच्छा दूसरा भी पढ़ा रहा है तो उसे भी देख सकते हो, है ना। ये चीज ध्यान रखो। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ज्यादा मतलब क्या है, दिमाग पे लोड नहीं लेना। 1350 ग्राम का दिमाग है, जल जुल गया मतलब तो नहीं निकलेगा कोई। ठीक है, एशिया की प्रमुख जल संधियां। अब जल संधियां क्या है, जल मतलब दो स्थल है, उनको बीच में से कनेक्ट करने वाली जो चैनल कह सकते हो आप, संधि कह सकते हो। ठीक है, चैनल क्या होता है, टीवी में चैनल होते हैं, अपन बदलते एक चैनल से दूसरा चैनल। ठीक है, चैनल यानी उनको जोड़ने वाली योजना कड़ी हो गई एक तरीके से। ठीक, सिंपल भाषा में यही चीज समझनी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अपन जल संधियां पढ़ेंगे, चैनल पढ़ेंगे, और एक एक चीज मैं स्थिति भी बताने वाला हूं आपको। मैं जब, जैसे मान लीजिए मैं रीट की तैयारी कर रहा था, जब मैं कंपटीशन की तैयारी मैं खुद करता ना, तो मेरे दिमाग में ये चीज रहती थी कि ये कोको चैनल है, ग्रेट चैनल है, ये पढ़ तो लिए कि इनके बीच में, मतलब रट लिए एक तरीके से। ठीक है, लेकिन ये है कैसे, किसके बीच में है, क्या है, कोई पता ही नहीं चलता। तो मैंने ये सोचा कि आपको बताया जाए स्पेशली कि भाई अपन मलक्का स्टेट पढ़ रहे हैं तो वो किसके बीच में है, विद्यार्थी को पता होना चाहिए। तो इसके दिमाग में हमेशा फिक्स होगा और एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही उसका सही होगा। और सिर्फ मैं यही बता दूंगा कि इसमें ये है, तो वो तो भाई वही बात है,
कोई मतलब नहीं निकलने वाला है ना। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान देनी है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कोको चैनल। अब कोको चैनल है ना, वैसे कोको एक द्वीप है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये म्यांमार है, और म्यांमार के यहाँ पे ये कोको द्वीप है, और यहीं पे यदि आप देखा जाए तो ये देखो कोको चैनल जो है म्यांमार और अंडमान निकोबार के बीच है। अब देखो ये रहा आपके कोको चैनल, ये पूरा, ठीक है, ये कोको चैनल है। और ये क्या है, म्यांमार, कोको द्वीप भी म्यांमार के बीच में है, म्यांमार के वहां है, ठीक है। और यहाँ पे यदि ये देखते हो आप तो ये अंडमान, ठीक है। अब देख लो इसमें, अब ये बाकी कोई इसमें नारकोंडम वगैरह इस पे ध्यान मत देना, जो चीज ध्यान देनी है वही ध्यान देना अपन को, ठीक है। अब ये देखो नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, यानी कि ये पूरा आ गया आपके अंडमान। तो कोको चैनल की स्थिति क्या है, कोको चैनल की स्थिति है म्यांमार और अंडमान के बीच, और यहां पे भी ये लिखा है, ये देखो म्यांमार और अंडमान निकोबार के बीच। अब निकोबार तो और भी नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, ये 10 डिग्री चैनल वगैरह ये है। तो ये 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ये भारत का आपको भूगोल पढ़ाऊंगा ना, उसके अंदर बताऊंगा 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, वहां पे अपन को और पढ़ने हैं, और ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा कैसे याद रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन को ध्यान देना है कि ये कोको चैनल पूछ ले तो ध्यान रखना, म्यांमार के अंदर कोको द्वीप है, और कोको चैनल जो है वो म्यांमार और अंडमान निकोबार के बीच में, ठीक है। अंडमान निकोबार साथ में बोलते हैं इसलिए, वैसे है किसके, अंडमान के बीच में, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी क्लियर कर देना, ठीक। कोको चैनल ये। अब आते हैं ग्रेट चैनल, ठीक है। अब इसकी क्या स्थिति है, अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच। क्या मैंने लिखा वो सही है या नहीं, चेक करते हैं। कौन सा है, ग्रेट चैनल। देखो अब यहां पे ये देखोगे, ये देखना इसकी स्थिति देखो। अभी अपन ने ये अंडमान वाली बात देखी, तो ये देखो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, ठीक है। यहाँ भी पोर्ट ब्लेयर है। फिर ये लिटिल अंडमान, ये कार निकोबार और लिटिल निकोबार, ये ग्रेट निकोबार, ठीक है। अब ग्रेट निकोबार के यहां से ये निकलती है चैनल, इसीलिए अब देखो ये क्या है, इंडोनेशिया, ठीक है। और ये क्या है आपके निकोबार, है ना। तो इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार, अब ये पूरा देखा जाए तो अंडमान निकोबार आ गया, और इंडोनेशिया के बीच से ये चैनल निकलेगा, ये क्या है आपके ग्रेट चैनल। तो यहाँ पे क्या है, अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच से निकलता हुआ ये चित्र आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। संभाल के रखना, बहुत सही, मतलब ढूंढ के दिए हुए जो परफेक्ट सेट होते हैं वो चीज दे रखी है यहाँ पे मैंने आपको, तो ये संभाल के रखना। ये पूरी स्थिति है इसकी आपके लिए, अंडमान निकोबार को समझने के लिए इससे बढ़िया कोई चित्र नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये संभाल के रखना। डंकन पैसेज वगैरह ये अपन पढ़ेंगे भारत के अंदर, यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ। ये 10 डिग्री, 9 डिग्री, डंकन पैसेज 8 डिग्री, ये सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्थिति आपको अंडमान निकोबार को समझने की बहुत बढ़िया स्थिति है, इससे समझ में आ जाएगा। और ये आपके ग्रेट चैनल, ठीक है। ग्रेट चैनल की स्थिति क्या है, अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच, अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच। कोको चैनल म्यांमार और अंडमान के बीच, ठीक है। ये दो चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं अपन मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट मलय प्रायद्वीप, मलय प्रायद्वीप का मतलब सीधा सीधा ये है, ये जो मलय प्रायद्वीप है इसका सीधा सीधा मतलब है मलेशिया, ठीक, मलेशिया। मलय प्रायद्वीप का सीधा सीधा मतलब है मलेशिया। अब देखो इसकी स्थिति मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच, मलेशिया और मलय प्रायद्वीप नाम आ गया, तो मलेशिया और इंडोनेशिया आपके हैं, ये आपको एक सेकंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये मलक्का स्ट्रेट, ये देखो ये मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। ये जो बीच में से ये जो निकल रही है ये जगह जो है वो आपकी मलक्का स्ट्रेट है, ठीक है ना, ये मलक्का स्ट्रेट। अब देखो ये मलेशिया, ठीक है, ये मलेशिया और ये इंडोनेशिया। अब देखो ये मलय प्रायद्वीप यानी कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच, तो यहाँ पे ये जो है ये मलक्का आपके आ गया। अब यहाँ पे देखो ना, ये थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब इनकी स्थिति ऐसी रहती है, ठीक है। ये छोटे छोटे नक्शे साथ में ऐड किए आपको इसलिए बताने के लिए कि ये आपके बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी, जो बीच बीच में जो संधियां है, जल संधियां है, वो क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे मलक्का प्रायद्वीप भी, मलक्का स्ट्रेट भी आपके हो गया। फिर आता है सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट जो है साथियों इंडोनेशिया के अंदर है और जावा और सुमात्रा के बीच है, सीधी सीधी। कहां है, जावा और सुमात्रा, जो इंडोनेशिया के ही द्वीप है। अब देखो ये तो है आपके सुमात्रा, ठीक है, और ये है आपके जावा, और ये जो देख रहे हो आप ये है आपका सुंडा स्ट्रेट, यह लिख भी रखा है, ठीक है। तो सुंडा स्ट्रेट ये हो गया आपका, ठीक, ये सुंडा स्ट्रेट हो गया जावा सुमात्रा के बीच, सुंडा स्ट्रेट जावा सुमात्रा। मलक्का स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच। आपके
ये कोको द्वीप वाला भी यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, इसी के अंदर कोको चैनल भी आ गया ये। तो ये चित्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोको चैनल भी आ गया। म्यांमार और अंडमान के बीच कोको चैनल, और अंडमान और इंडोनेशिया के बीच में आपके ग्रेट चैनल है, ठीक है, अंडमान और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल। तो ये एक चित्र बहुत काम का है। ये आ गया आपके फिजिकली नक्शा, जो कोको द्वीप वगैरह ये पता चल गया, ये चीज है, ठीक है साथियों। तो अब मेरे ख्याल से आपके ये चैनल संधि संबंधित कोई भी शंका मन में नहीं रहनी चाहिए। यदि एशिया का इससे संबंधित प्रश्न आ जाए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे आप, इसको व्यवस्थित रूप से अब ये सहेज के रखना। ये जब स्लाइड आपको दूंगा मैं, इसको संभाल के रखना, ठीक है ना। अब ये प्रिंट निकाल नहीं पाओगे आप वैसे इसको, लेकिन प्रिंट निकालोगे सही दिखेगा नहीं, लेकिन इसको संभाल के रखोगे, 3-4 बार देख भी लोगे ना मोबाइल के अंदर, तो भी आपके ये चीज काम कर जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपन आगे। अब ये साथियों आपके है प्रमुख पर्वत, ठीक है, एशिया के प्रमुख पर्वत ज्यादातर लोकेशन पूछी जाती है, ठीक है। एशिया के प्रमुख पर्वत में ज्यादातर लोकेशन पूछी जाती है, लेकिन कोई विशेषता होगी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। आपको इस तरीके से याद रहना चाहिए। हिमालय, अब नेपाल की तराई में आपको पता ही है, हिमालयन पूरा पूरा, अभी मैं बताऊंगा आपको, चित्र के अंदर देख लेना। काला पर्वत पाकिस्तान के उत्तर में है, ठीक है। ये यहाँ पे सॉल्ट रेंज भी है, सॉल्ट रेंज। अब सॉल्ट रेंज में सेंधा नमक जो होता है ना, अरे उपवास वगैरह कराने, व्रत वगैरह, बिम सेंधो नमक गालिया करे, वो सॉल्ट रेंज जो है यहाँ पे। अब ब्लैक माउंटेन जो है, काला पर्वत, ऐसे मत कहना सर हमने यूरोप में पढ़ा, यूरोप में भी है, ठीक है, ब्लैक हिल्स और यूरोप में भी है, लेकिन यहाँ पे भी है, तो इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके काला पर्वत है, ठीक। हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य जो है वो हिंदुकुश पर्वत श्रेणी है, पूरी तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। जुगारियन और नानसान पर्वत चीन का है, जुगारियन भी है और नानसान पर्वत चीन के हैं। अल्टाई पर्वत मंगोलिया, अभी मंगोलिया की स्थिति आपको बताता हूं, ठीक है। तो अल्टाई पर्वत आपका मंगोलिया का सर्वोच्च पर्वत है, सबसे ऊंचा है। पिगुयोमा पर्वत भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करता है, पिगुयोमा म्यांमार और भारत के बीच सीमा का निर्धारण करता है। अल्टाई पर्वत मंगोलिया के अंदर, जुगारियन नानसान चीन के अंदर, हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। काला पर्वत पाकिस्तान, हिमालय नेपाल में ही है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं। यूराल पर्वत रूस के अंदर है, और यूराल पर्वत जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करने का काम, यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत, मैं आपको सारी लोकेशन बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो ये फ्यूजियामा पर्वत, ये एक तरीके से ज्वालामुखी पर्वत है, जापान का सबसे बड़ा पर्वत है। और ये फ्यूजियामा क्या है, फ्यूजियामा पर्वत जो है वो आपका ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, और शांत ज्वालामुखी है, एक तरह का शांत ज्वालामुखी। जापान, अब जापान के अंदर तो आपको पता ही है भूकंप वगैरह तो मतलब खूब आते हैं, है ना। तो ये जापान का फ्यूजियामा पर्वत है, जो होन्शु द्वीप पर है, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू, ऐसे 4 मुख्य द्वीप है, ये होन्शु पर है, जहां पर टोक्यो भी है, ठीक है। चलिए बताऊंगा अभी। स्टालिन पर्वत, स्टालिन रूस का सबसे ऊंचा पर्वत है। और तेननसांग बाई पर्वत थाईलैंड का सर्वोच्च पर्वत है, थाईलैंड की लोकेशन अभी बताई थी आपको, ठीक है। सारामती शिखर म्यांमार का सर्वोच्च शिखर है। तो साथियों एक बार इस स्लाइड को वापस ध्यान से, यह हाथों हाथ याद होने चाहिए आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले हिमालय पर्वत आपका कहां आ गया, नेपाल के अंदर है क्या। काला पर्वत पाकिस्तान, काला है, पाकिस्तान के अंदर ही होगा, ठीक है। चलिए हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। अब देखो यहां से अफगानिस्तान और यहां से पाकिस्तान से, इधर से जो अपने भारत के अंदर आक्रांता आते थे, तो खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, ये सब पार करके आते थे, तो वो सब इन्हीं में है, ठीक है। जुगारियन पर्वत और नानसान पर्वत चीन के अंदर, अल्टाई मंगोलिया का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है। पिगुयोमा भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करता है, बीच में है, ठीक है। यूराल पर्वत रूस में, फ्यूजियामा जापान के अंदर, स्टालिन रूस में है, तेननसांग बाई थाईलैंड के अंदर है, ठीक है। थ ऐसे याद रखना है, त और थ, तेननसांग बाई थाईलैंड के अंदर, और सारामती जो है वो म्यांमार का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। इस तरीके से आपको मुख्य मुख्य पर्वत जो है वो ध्यान रखना है, एक से दूसरी बार देखोगे ना याद हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ये एशिया के प्रमुख प्रमुख पर्वत आपके सामने आ गए। अब यदि लोकेशन देखी जाए, ये फिजिकल मैप है पूरा पूरा, ये देखो हिमालय आ गया, चलिए बताता हूं। ये आपका हिमालयन रेंज, ठीक है, ये हिमालय आ गया, ठीक, नेपाल वाला। ये अब यहाँ पे माउंट एवरेस्ट वगैरह ये सब आ गए आपके। इसके अलावा अभी आप देखोगे ये लेक बेकाल है, अभी अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। बर्कोयांस्क रेंज है, ये पहली मानचित्र वाली के अंदर आपको पूरा बताया भी था,
हांगहो नदी है। तो ये सब आप, ये इसलिए स्लाइड के साथ में आपको दिया है ताकि इसके साथ में आ जाए। अब ये देखो जावा सागर है, ठीक है, ये इंडोनेशिया वाला पूरा क्षेत्र आ गया है ना। तो ये आपके ये आ गया, देखो यहाँ पे ये जापान इस तरफ है, यहाँ पे ये आपके आ गया, ये जापान, सी ऑफ जापान आ गया, ये जापान आ गया, यहाँ कोरिया आ गया, ये मंचूरियन मैदान आ गया जो चीन के अंदर है, ठीक है, ये रूस वाला क्षेत्र है, ये आपकी कैस्पियन सागर आ गई, 3,71,800 किलोमीटर स्क्वायर वाली कैस्पियन सागर आ गई, है ना। ये ब्लैक सी आ गया, काला सागर, ये इस तरीके से, ये फिर तो ये तो अफ्रीका वाला है, ठीक है, ये रेड सी आ गया, है ना, रेड सी और स्वेज नहर और ये सब। चलिए, तो ये आपको थोड़ा सा फिजिकल मैप आपको ध्यान में रखना है, इसको अच्छी तरीके से देख लेना। ये आपको मैं साथ में शेयर करूंगा, पीडीएफ के साथ में मिलेगा, तो इसको अच्छी तरीके से आप देख लेना। इसको है ना, चलिए इसको मैं क्लियर करके शेयर करूंगा ताकि आपकी ये अच्छी तरीके से आप इसको देख पाओ, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे आ गए हैं अपन, और अब देखते हैं इसके अंदर एशिया के प्रमुख नदी मैदान। नदी मैदान से मतलब है कि नदी की लोकेशन ध्यान में रखनी है, मैदान तो उस नदी के आसपास ही होना है। अब देखो सबसे पहले सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। क्यों? देखो सिंधु नदी, अब सिंधु नदी से नदियों, सिंधु की सहायक नदियों से बहुत सारी नहरें निकाली गई, इसीलिए पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा गया। नहरों का एक तरीके से जाल बिछा हुआ पूरा पूरा पाकिस्तान के अंदर, तो नहरों का देश कहा गया। अब सिंधु नदी वहां से देखो शुरू होकर अपने सिंधु और गंगा और ये भारत की अफवाह तंत्र के अंदर पड़ने वाले हैं, ठीक है। तो सिंधु, गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र आगे मिलती है, और इस तरीके से ये भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जाती है, ठीक है। और बांग्लादेश में जाने के बाद में फिर ये जाकर समुद्र के अंदर मिलती है। तो ये पूरी इनके अंदर आ जाएगा, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैदान में। दजला फरात का मैदान इराक के अंदर आ जाएगा। इरावती का मैदान म्यांमार के अंदर आ जाएगा, म्यांमार की गंगा भी कहा जाता है इसको, ठीक है। मेकांग का मैदान इंडो चीन के अंदर आ जाएगा। अब इसमें बहुत सारे देशों के अंदर से गुजरती है ये, तो इसको मेकांग नदी को जो है दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा। कुछ चीजें जो है आपको साथ साथ में लिखनी भी पड़ सकती है, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा, क्योंकि मुझे देखो याद आता है वो चीज मैं बता देता हूं, और कई चीजें यहाँ पे बता नहीं पाते। तो ये मेकांग नदी जो है दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा कहलाती है। हांगहो जो है पीली नदी कहलाती है। हांगहो क्या कहलाती है? पीली नदी कहलाती है। और ये चीन का शोक कहलाती है। ये नदी जो है ये चीन का शोक कहलाती है, ठीक है। यांगटी सिक्यांग एशिया की सबसे बड़ी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की विद्यार्थी कुछ कह रहे थे कि सर इसका सेकंड पार्ट आएगा क्या? सेकंड पार्ट बिल्कुल आएगा, और जैसी आपकी आशा है उसी तरीके से आएगा, और दिल लगा के इसके अंदर भी मेहनत की गई है। तो सेकंड पार्ट आपको, और मतलब उसके अंदर पॉलिटिकल भी आपकी आएगी, ठीक है। इंडिया की भी पॉलिटिकल और राजस्थान की भी पॉलिटिकल, भारत और विश्व का ये पूरा का पूरा आपको उसके अंदर मिलने वाला है। यानी कि जितना आपको खुश फर्स्ट पार्ट ने किया है उतना ही खुश सेकंड पार्ट भी करने वाला है। कुछ विद्यार्थी कह रहे सर वन लाइनर हमारे यहाँ नहीं मिली या नहीं आई। देखो आपके निकटतम जो बुक सेलर है ना, उससे आप कहो, कवर तो आपको सबको मिल चुका है, उससे कहो कि ये किताब जो है आ चुकी है और काफी सारे विद्यार्थी ले चुके हैं और सबकी फेवरेट बनी हुई है, तो हमें यही लाकर देनी है, और आप मंगवा दीजिए, आपके तो वैसे ही निकल जाएगी यहाँ से, क्यों किसी बुक सेलर के पास में टिकी नहीं वो किताबें, सारी सारी निकल गई है ना। तो वहां पे उनको कहें, जो भी कंपटीशन की किताबें रखता है उनको, अब कोई मैगजीन ही रख के बिना कह दो मतलब कौन निकले, कंपटीशन की किताबें रखता है, उन्हें कहो कि च्यवन प्रकाशन की किताब है, गौरव सर की किताब है, आप हमें ये चीज लाकर मंगवा कर दे दीजिए। उसमें क्या होगा, आपको फायदा होगा, ऑनलाइन शिपिंग से आप बच जाओगे, नहीं तो 40-50 रुपए आपके ऑनलाइन शिपिंग के ज्यादा लग जाते हैं ना। और एक मेरे सुनने में ये आया था, कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि कुछ बुक सेलर जो है सर के 300-350 रुपए ऑफलाइन में ले रहे हैं। गलत है, बिल्कुल बिल्कुल सरासर गलत है। और उन्हें आप बिल्कुल बता देना कि 250 रुपए फिक्स रेट है, उसके अंदर उनका प्रॉफिट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। और यदि आप उसके अलावा अलग एक्स्ट्रा स्टूडेंट से लेते हो तो या तो फिर हम प्रकाशक से कह के उनके वहां पे सप्लाई नहीं भेजेंगे, या फिर मतलब गलत है। कुल मिला के स्टूडेंट से आप फालतू क्यों पैसा लेते हो? जब आपको 250 रुपए फिक्स रेट कह रखा है तो 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लेना। कम जरूर ले सकते हो आप, उसमें से अपना प्रॉफिट कम करके स्टूडेंट का फायदा कर सकते हो, लेकिन ज्यादा 1 रुपया नहीं लेना है, और न स्टूडेंट को ज्यादा 1 रुपया देना है। जितने हैं फिक्स रेट 250 से 1 रुपया ज्यादा नहीं देना है, ठीक है ना। नहीं हो तो उनको जहां से लेते हो वो ज्यादा मांगता है, उसको कह देना
कि 250 बोला है तो 250 ही लेने हैं, 1 रुपया भी ज्यादा आपके फिक्स रेट है और आप ज्यादा नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट से फालतू का पैसा कोई भी नहीं ले, इसलिए ये कहना जरूरी था, ठीक है, ध्यान रखें थोड़ा सा। चलिए, यांगटी सिक्यांग सबसे लंबी नदी है एशिया की। अब आ जाते हैं साथियों, कुछ एशिया के कुछ देश हैं जिनके उपनाम कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, उनकी विशेषताओं के आधार पर उपनाम। तो एक बार ये प्रश्न जो है हम डिस्कस बहुत करते थे, हम जब तैयारी करते थे ना बहुत ज्यादा डिस्कस करते थे और फंसाते थे, जब अगले को फंसाने के लिए डिस्कस करते थे कि इसको नहीं आना चाहिए। और यही चीज आपको भी करनी है, डिस्कस बहुत ज्यादा करो, ठीक है। और देखो, हाथियों का देश लाओस को कहा जाता है और सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब डिस्कस करते हैं ना तो हाथियों का देश कहते हैं वो थाईलैंड कहता है, और अपन कहते हैं आई बकरी डिब्बे में अब के लाओस है, ठीक है। तो हाथियों का देश साथियों लाओस को कहा जाता है और सफेद हाथियों का देश पूछे तो आपके थाईलैंड है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, लाओस एक स्थलबद्ध लैंडलॉक जिसको कहते हैं स्थलबद्ध देश है। वैसे एशिया में 11 स्थलबद्ध देश है, लेकिन लाओस को विशेष रूप से पूछा जाता है, ठीक है। पूर्व का रत्न या रत्नों का द्वीप या सिंहली द्वीप कहा जाता है श्रीलंका को। अब जैसे पद्मिनी की कहानी पढ़ते हैं तो कहते हैं सिंहली द्वीप की रहने वाली थी वगैरह, ये सब पढ़ते हैं ना, तो ये सब उपनाम किसके हैं, श्रीलंका के उपनाम है, ठीक है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है भूटान को। मूंगों का द्वीप, मूंगे की चट्टानें होती है, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पास में, आपने पढ़ा होगा, पढ़ा क्या, मैंने खुद नहीं बताया आपको, नक्शे के अंदर मूंगे की चट्टानें हैं। अब महासागर पढ़ाऊंगा जब आपको प्रवाल भित्तियां, मूंगे की चट्टानें, ये सब बताने वाला हूं मैं, ठीक है। और देखो, आर्ट्स का विद्यार्थी रहा हूं तो आर्ट्स पढ़ने में विशेष रुचि रही है, और कुल मिला के साइंस वाले भी जीके आर्ट्स को बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं, बस आपकी रुचि होनी चाहिए उसके प्रति, है ना। तो ये चीजें प्रवाल भित्तियां, लवणता महासागर की कैसे क्या होती है, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं आपको, और आपको कहीं भी पेड कोर्स की कमी महसूस नहीं हो, ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है और इस जारी रहेगी ये कोशिश, ठीक है। चलिए, मूंगे की जो चट्टानें हैं, मूंगों का द्वीप है वो मालदीव को कहा जाता है साथियों। यूरोप का रोगी और एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की को कहा जाता है। ये तुर्की जो है टर्की भी कह देते हैं कई बार, ठीक है। लेक वन टर्की सबसे खारी झील एशिया की, 330 प्रति हजार लवणता वाली। तो तुर्की वो यूरोप का रोगी और एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तुर्की और रूस ऐसे दो देश हैं जो एशिया और यूरोप दोनों के अंदर आते हैं, ठीक है साथियों। ये थोड़े से उपनाम आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन महत्वपूर्ण तथ्यों पर। देखो, सबसे पहले अपन एशिया से संबंधित अब महत्वपूर्ण तथ्य, और इसके बाद वाली एक क्लास होगी वो भी महत्वपूर्ण तथ्यों पर बनेगी, जहां से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो एशिया के अंदर 11 स्थलबद्ध देश है, 11 स्थलबद्ध देश है। अपनी वैसे गाइड के अंदर पूरे 11 दे रखे हैं, मैं यहाँ 11 नहीं लिखूंगा क्योंकि आप वहां से भी देख सकते हो, और ऐसे जरूरत महसूस हुई तो फिर मैं बता भी दूंगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 11 स्थलबद्ध देश है, जिनमें सबसे बड़ा कजाकिस्तान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, सबसे बड़ा कजाकिस्तान है, ये ध्यान रखना। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन, यदि गन्ना उत्पादन, ऐसे तो भारत की तो बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 ही ऐड की है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन और सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। हालांकि भारत तो अपने आप में पूरा का पूरा विशेषताओं का एक मतलब बहुत बड़ा पैकेज है विशेषताओं का, लेकिन यहाँ पे अपन क्योंकि एशिया के दूसरे देशों, भारत को तो अपन अलग से पढ़ने वाले ही हैं वैसे भी, तो दूसरे देशों की विशेषताओं को ध्यान में दे देते हैं। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, और ये चीज आपको पहला जब परिचय करवाया था मानचित्र से तब भी बताया था, उसकी लोकेशन बताकर आपको समझाया था कि इसे उगते हुए सूरज का देश। टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत जबरदस्त है, यहाँ के लोग बहुत कर्मठ है, मेहनती है, मतलब इतने भूकंप आते हैं कि कई बार तो ये होता है कि सुबह गए, शाम को आकर पहले घर बनाना है, उसके बाद में रहना है। और अपन राजस्थानिया ने, भारत वाला ने कह दिया है कि सुबह जाओ काम माते, सामने आने पास घर बनाना, बिन बाद में रहना है। तो या तो काम माते ही नहीं जावे या घर ही नहीं बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज है, और मेहनती बड़े हैं, ठीक है। तो ये जापान, अब जापान जो है साथियों 3900 द्वीपों का एक समूह है, लेकिन 4 बड़े द्वीप है उनको विशेषता पढ़ा जाता है, ठीक है। उनमें से आपके आ जाता होकिडो, होन्शु, शिकोंकू, क्यूशु, ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। होकिडो, होन्शु, शिकोंकू, क्यूशु, ये 4 बड़े द्वीप है, और इन 4 बड़े द्वीप में ही जापान समाया हुआ है, ये चीज आप मान लेना। देखो, सबसे बड़ा जो द्वीप है वो होन्शु है, और जापान की जो राजधानी टोक्यो है वो भी यहाँ पे है। फ्यूजियामा पर्वत जो है, ज्वालामुखी पर्वत, वो भी यहीं पे है।
सबसे छोटा द्वीप जो है साथियों वो शिकोंकू है। ठीक है, सबसे बड़ा होन्शु है और सबसे छोटा द्वीप जो है वो शिकोंकू है इसके अंदर। ठीक है, जापान के अंदर साथियों क्वांटो घास के मैदान पाए जाते हैं। अब घास के मैदान वैसे बहुत सारे कंपास पंपास डाउन्स वगैरह खूब सारे आएंगे, लेकिन इसमें से क्वांटो घास के मैदान कहां पाए जाते हैं, वो आपके जापान के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जापान का मैनचेस्टर ओसाका नगर को कहा जाता है। अब मैनचेस्टर वैसे देखा जाए तो इंग्लैंड का शहर है जो सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है। अब जैसे भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण का मैनचेस्टर, अपन ने सारे वन लाइनर के अंदर आपको सारे दिए है ना, उसके अंदर ओसाका का भी दिया, पूर्व का मैनचेस्टर भी इसको कहा जाता है। तो पूर्व में है तो पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो ओसाका वैसे जापान का मैनचेस्टर कहलाता है, क्योंकि सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है मैनचेस्टर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, जापान जो है साथियों, जापान से संबंधित देखो सर्वाधिक जलयान निर्माण करने में, सर्वाधिक रेशम उत्पादन में और सर्वाधिक जल विद्युत के मामले में ये एशिया में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे विश्व के अंदर यदि देखा जाए तो सर्वाधिक जलयान विश्व में सर्वाधिक, ये विश्व से रिलेटेड तथ्य है, ये विश्व में। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक रेशम उत्पादन विश्व में, और यहाँ पे जो है एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन करने वाला देश भी जापान है। सबसे ज्यादा भूकंप यदि कहीं आते हैं तो वो भी जापान के अंदर आते हैं। परमाणु बम, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराए गए इनके दो शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी। उसमें से देखो जो हिरोशिमा पर गिराया उसका नाम था लिटिल बॉय। 6 अगस्त 1945 को गिराया गया, और नागासाकी पर गिराया है साथियों, उसका नाम था उस बम का फैटमैन। ये बम के नाम है लिटिल बॉय और फैटमैन। लिटिल बॉय हिरोशिमा पर गिराया गया, नागासाकी पर फैटमैन बम गिराया गया, जो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय बहुत जनता त्रस्त हो गई और आज भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इतने खतरनाक बम थे, मतलब इस बम से मतलब व्यक्ति जो है चंद सेकंड में वाष्प में बदल जाता है, मतलब आसपास जहां पे गिरता है वहां, इतने पावरफुल बम थे। तो ये चीजें हैं जो आपको, और जापान के बारे में, चलो जापान का नक्शा बताता हूं आपको। ये जो देख रहे हो साथियों, ये जापान का नक्शा है। अब होकिडो, होन्शु, शिकोंकू, क्यूशु, ये पढ़ तो लिए, लेकिन देख भी ले होकिडो, होन्शु, शिकोंकू, क्यूशु है कैसे। ठीक है ना, दिक्कत में केड़ा है ए भी देख ला हाथों हाथ, तो बस याद हो जाए। ठीक है, ये जापान है साथियों। ठीक है, अब ये देखा जाए, ये रशिया है, रूस है, यहाँ पूरा ये देखो कोरिया आ गया इधर। ठीक है, ये पूरा एशिया इधर आ जाता है, ये पूर्व के अंदर आपके आ गए, जापान पूरा का पूरा आ गया। अब यहाँ पे ये जो है सबसे देखो उत्तर के अंदर आपके आ गया होकिडो द्वीप। ठीक है, होकिडो द्वीप आ गया सबसे ऊपर, ये सबसे बड़ा द्वीप आ गया आपके होन्शु। ठीक है, इसके बाद में देखो होन्शु पर ही क्या है, टोक्यो है, फ्यूजियामा पर्वत भी यहीं पे है। ठीक है, इसके बाद में ये आ गया आपके शिकोंकू। ठीक है, और ये आ गया आपका क्यूशु। तो इस तरीके से ये जापान जो है मैन, वैसे तो कितने हैं, वैसे तो यहाँ 3900 द्वीप है टोटल कितने 3900 द्वीप है, लेकिन ये 4 प्रमुख है, ये 4 प्रमुख द्वीप जो है वो ये है होकिडो, होन्शु, शिकोंकू, क्यूशु। ऐसे कैसे, जैसे मेरे को याद है वैसे ही आपको याद रखना, होकिडो, होन्शु, शिकोंकू, क्यूशु। तो ये है आपका जापान। ठीक है, और ये चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन आगे। ठीक है, अब कुछ तथ्य और आपको एक लास्ट में एक नक्शा बताऊंगा मैं, और ठीक है, वो नक्शा हालांकि मैं इसमें ऐड करना भूल गया, लेकिन मेरे मोबाइल में है, मैं मिरर करके बता दूंगा, समझा दूंगा, उसके अंदर भी समझने लायक चीज है। वो स्थिति आपके अभी जो पढ़ी है ना, ये सारी उसमें क्लियर हो जाएगी। तो लास्ट में बताऊंगा ये नक्शा, उससे पहले ये चीज समझ लेते हैं। अब जैसे चीन है, ठीक है, अब चीन जो है अपना पड़ोसी देश है वैसे। ठीक है, अब इसमें जो निम्न चीजें, मतलब इनको उत्पादन में ये बहुत अग्रणी रहा है, प्रथम आया है। एक तो क्या, तंबाकू, गेहूं, चावल, कपास और कागज, इन सब के उत्पादन में ये नंबर 1 आता है। ठीक है, प्रथम विश्व में। ठीक है, मछली पकड़ना, अब मछली उत्पादन नहीं, मछली पकड़ना लिखा है, मछली पकड़ने में भी प्रथम है चाइना। सर्वप्रथम कागज का आविष्कार यदि किया तो वो भी चाइना ने किया। चीन का मैनचेस्टर साथियों कहलाता है संघाई जो चीन का मैनचेस्टर कहलाता है, और तकलामाकन और गोबी मरुस्थल यहाँ पे चीन के अंदर ही है। गोबी मरुस्थल संदा शीत मरुस्थल है, और तकलामाकन मरुस्थल भी चीन का मरुस्थल है। ठीक है, तो वैसे चीन यदि देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा देश है, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन के अंदर है। ठीक,
अब आते हैं अपन रूस में। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा देश रूस है, रसिया, जो यूक्रेन के साथ में जिसका युद्ध चल रहा था ना, वही रशिया, ठीक है। एशिया और यूरोप दोनों में स्थित है ये देश, ये भी और तुर्की भी, बार बार बता रहा हूं मैं, ठीक है। उत्तर भारत का वेनिस सेंट पीटर्सबर्ग कहलाता है, रूस का ही सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो उत्तर भारत का वेनिस कहलाता है। वेनिस वैसे अपनी मतलब बहुत ये कह सकते हो आप सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, इटली का शहर है वेनिस, अपनी मतलब एक सांस्कृतिक पहचान रखता है, वो प्राकृतिक सांस्कृतिक पहचान रखता है, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बर्फोयांश वो कहां है, रूस के अंदर ही है। विश्व का लगभग लगभग यहाँ पे जो है -69 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखा गया। रूस का लगभग 77% भाग जो है वो साइबेरिया, उत्तरी रूस जो है साइबेरिया कहलाता है। उत्तरी रूस का क्षेत्र साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। साइबेरिया लगभग 77%, ये कह सकते हो कि 75% से ज्यादा हिस्सा ये साइबेरिया के अंदर ही आता है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील वो भी आपकी कहां है, रूस के अंदर है। सबसे गहरी झील बेकाल झील भी रूस के अंदर है, ठीक साथियों। ये अंतिम स्लाइड थी, लेकिन आपको एक नक्शा बताना है और वो नक्शा 1-2 मिनट में आपको मिरर करके वो नक्शा बता देता हूं ताकि क्लियर हो जाएगी हाथों हाथ चीज, क्योंकि उसमें आप समझ लेंगे ना एक बार। हाँ, अरे भैया ये देखो, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं इसको। शेयर कर दूंगा, चिंता न करें। चलिए यहां से भी काम कर रहा है, ठीक है, यहीं से बड़ा छोटा बनेंगे। हाँ, अब देख लो, देखो मंगोलिया गोबी मरुस्थल, ठीक है, ये मंगोलिया गोबी मरुस्थल यहाँ पे है, ठीक। यहाँ पे यदि आप देखोगे ये पूरे, देखो ये पूरा का पूरा नक्शा बढ़िया क्लियर तरीके से दिखेगा। ये लिखा हुआ है आपके साइबेरिया, ठीक है, साइबेरिया रूस है। ये अपन जो देख रहे हैं ना रूस है। ये कजाकिस्तान स्थलबद्ध देश की बात हुई थी ना, ठीक है। और इसके अलावा मैं देखो आपको बढ़िया बढ़िया चीजें बता देता हूं। ये जो आप देख पा रहे हो ये कैस्पियन सागर है, ठीक है। ये कैस्पियन सागर 3,71,800 किलोमीटर स्क्वायर, सबसे बड़ी झील, खारे पानी की कह दो या डायरेक्ट कह दो, सबसे बड़ी झील ये कैस्पियन सागर आ गई आपके यहाँ पे, ठीक है। ये मंगोलिया आ गया, मंगोलिया के अंदर ही यहीं पे आपके क्या है, गोबी मरुस्थल है, ठीक है। मंचूरियन का मैदान जो चाइना के अंदर ही आता है, ये मंचूरियन का मैदान आ गया, ठीक है। इसके अलावा देखो जो मेन मुख्य चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं इसमें। ये लेक बेकाल, ये जो बेकाल झील है, जो विश्व की सबसे गहरी झील, ये बेकाल झील आपके यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखो आपको खुद को भी दिख रहा हो, ये स्वीडन वगैरह ये इस तरफ आ गए हैं। और ये मतलब ये पूरा मॉस्को, रूस की राजधानी आ गई है मॉस्को, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ये ताकि आपके ये यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन। अब एशिया को यूरोप से अलग करने वाले देखो यूराल पर्वत है, काकेशस पर्वत है, ये सब अलग करते हैं एशिया को यूरोप से अलग करने वाले जो पर्वत है वो आपके ये यूराल, यहां से मतलब ये एशिया को इससे अलग कर देता है, ठीक है। ये जो देश है पाकिस्तान वगैरह, ये भी देखो अरब, ईरान, इराक वगैरह, ये सब आपके एशिया के अंदर आते हैं, ठीक है। ये तजाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह सारे के सारे, ठीक। जो ये अरबियन कंट्री है, सऊदी अरब वाला अपन कहते हैं ना, ये अरबियन कंट्री है। चलिए मैं आपको और चीजें बताता हूँ इसमें से। यहाँ से ये बीजिंग आ गई, जो चीन की राजधानी है बीजिंग। ये जापान आ गया आपके, ठीक है, जापान का ये ओसाका आ गया, अभी बताया आपको, ठीक है। ये सी ऑफ जापान आ गया, ये येलो सी, पीला सागर आ गया, ठीक है। ये संघाई यहाँ पर है, अभी संघाई की बात हुई थी, ठीक है ना, तो ये संघाई यहाँ पर है। तो ये चीन की बात, ये चाइना, क्योंकि चाइना नीचे है, ठीक, ऊपर थोड़ा, अब इसको ऊपर ले लेते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से देख पाओगे। अब देखो ये तो आ गया अपना भारत, ठीक है। इसकी तो सुंदरता ही अलग है, इसकी तारीफ ही क्या करें, सब तारीफ करने लायक ही है। अब ये आ गया आपके अंडमान आइसलैंड, ठीक है। ये तो है ऊपरी वाला तो है आपका अंडमान, और ये नीचे वाले जो आ जाएंगे ये आ जाएंगे निकोबार, ठीक है। और ये भी आपके आ जाता सुमात्रा, जावा वगैरह, ये देखो ये सुमात्रा आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये बोर्नियो आ गया, ये अंडमान निकोबार के अंदर ही आते हैं पूरे पूरे, इंडोनेशिया के अंदर आते हैं, सॉरी। ये जो है आपके
इंडोनेशिया के अंदर। तो ये बोर्नियो आ गया, ये मलेशिया आ गया, अंडमान निकोबार तो ये भारत के अंदर आ गए इस तरफ है, और ये इंडोनेशिया के आ गया, ये सुमात्रा आ गया, ठीक है। और बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, इंडोनेशिया का भी सबसे बड़ा द्वीप आप कह सकते हो बोर्नियो। तो ये इंडोनेशिया के ये आ गए, देखो ये जावा और ये सुमात्रा। अब ये जावा सुमात्रा के बीच में अभी आपको चैनल बताया, ठीक है ना, सुंडा चैनल, तो ये यहाँ पे आ गया। ये मलेशिया और सुमात्रा, यानी ये सिंगापुर आ गया इसका यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, और ब्रुनेई, ये मलेशिया, ये बोर्नियो द्वीप है, ठीक है। इसके अलावा आपके यहाँ पे जो काम कीजिए, फिलीपींस, मनीला, अपने क्या कहते हैं, चावल अनुसंधान केंद्र विश्व का सबसे बड़ा, ये वियतनाम काजू के लिए बहुत प्रसिद्ध है, थाईलैंड रबर के लिए प्रसिद्ध है, सफेद हाथियों का देश, ठीक है। ये बर्मा, म्यांमार। अब इतिहास में पढ़ते हैं कि तिलक को पकड़ के मांडले जेल भेज दिया, बहादुर शाह जफर को रंगून जेल भेज दिया, रंगून में भेज दिया। ये रंगून, मांडले वगैरह जो म्यांमार के अंदर, ये बांग्लादेश के अंदर ढाका आ गया, थिम्पू आ गया, भूटान की राजधानी थिम्पू आ गई, ठीक है। काठमांडू नेपाल के अंदर आ गया, ये माउंट एवरेस्ट और ये हिमालयन रेंज पूरी आ गई, ठीक है। ये देखो, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पे ये चाइना है पूरा का पूरा, और ये जो है आपके हांग हो नदी, ये देखो यांगटी जिक्यांग यहाँ पे है, और ये हांग हो पीली जो अपने येलो रिवर कहते हैं ना, वो यही है आपके, और यहाँ पे ये येलो सी आ गया, ठीक है। और इसके अलावा बीजिंग, संघाई आपको बता ही दिया, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल आ गई, ठीक है। ये पाकिस्तान आ गया, नेहरू का देश, कराची इसका सबसे बड़ा नगर है पाकिस्तान का, लाहौर आ गया, ये ओमान, सऊदी अरबियन कंट्री आ गई, कतर, अबू धाबी, ये सब, ये ईरान, तेहरान, ये सब मतलब आपकी तकलामाकन, अभी अपन ने पढ़ा ना तकलामाकन डेजर्ट, तो ये तकलामाकन डेजर्ट यहाँ पे आ गया, गोबी डेजर्ट वो ऊपर आ गया, तो चाइना के 2 मरुस्थल आ गए, ठीक है, इसके अंदर। तो यहाँ पे मतलब आपके काफी सारी चीजें कवर हो रही है, वापस मैप को देखने से क्या होता है, कवर हो जाती है चीजें सारा सारा, ठीक है। तो ये और अपने हिसाब से देख लेना, ये जो है कर्क रेखा निकल रही है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा यहां से निकल रही है, ये विषुवत रेखा निकल रही है, मकर रेखा एशिया में से नहीं निकलती है। मेरी तरफ से कोशिश मैंने की है कि आपको ये चीज बढ़िया तरीके से मिल जाए, कोलंबो, श्रीलंका वगैरह, ये मालदीव इस तरफ है, ठीक है, लक्षद्वीप, मालदीव, और ये अंडमान निकोबार, ये यहाँ पे पूरा इंडोनेशिया, ये कंबोडिया, और ये देख लेना अच्छी तरीके से। तो ये नक्शा संभाल के रखे, इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर दिख रही, क्लियर नक्शा है, ठीक है, काम आने वाली है बहुत सारी चीज। ये आपके साथ में मैं शेयर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये अब इसको कर दिया इसके, तो ये साथ में आपको शेयर हो जाएगा, और लगभग मेरी उम्मीद है कि एशिया महाद्वीप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। एक क्लास और दूंगा जिसमें अन्य देशों से संबंधित जो विशेषताएं हैं वो बता दूंगा। अभी जैसे फिजिकली आपके काफी सारा कवर हो गया, जैसे पर्वत श्रेणियां हो गई, आपके जल संधिया हो गई, बहुत सारी चीजें, मैदान वगैरह ये सब हो गए, तो काफी सारी चीज कवर हो गई। अब आपको विशेषताएं याद रखनी कि कौन कौन से देश में और कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो वो आपको मैं एक क्लास और देकर वो कंप्लीट कर दूंगा। तो अपने जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी साथी है ना, उनको मतलब कईयों को पता नहीं, आप कमेंट आ रहे जब पता चला कि सर हमको पता नहीं था ये है, तो आप उनके साथ भी ये शेयर करते रहे कि भैया ये है। आप भाई कि कोचिंग में पे भांगना में तो बिना अपन नहीं रोक सका, और कोई समझे कि हाँ हमें तो कोचिंग करने से ही समझ में आएगा, तो मैं रोकने वाला नहीं हूं, कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जो कर्तव्य है, मेरी जो ड्यूटी समझता हूं वो यही है कि आप लोगों को कोर्स पूरा करवाऊंगा, बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। अब देखो 50% से ज्यादा मैं करवा चुका हूं, क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो लगभग मैं समझता हूँ 60-65% अपन कवर कर चुके हैं, और पीछे जो बचा है उसको भी व्यवस्थित, जल्दबाजी न कभी सीखी है और न कभी करूंगा, व्यवस्थित इसी तरीके से चलेंगे और बढ़िया तरीके से करवाएंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।